Good evening friends, I am HS Sradna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्था। सो फ्रेंड्स, आपका 60 डेज चैलेंज में स्वागत है। और 60 डेज चैलेंज में हमने पॉलिटी की 9 क्लास कर चुके हैं। भाग 3 हमने कंप्लीट किया है। आज हम बात करेंगे भाग 3 से संबंधित जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं। और आज इस क्लास में आपके पूरे संविधान संशोधन जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो सारे कवर हो जाएंगे। यानी 103वां लास्ट हुआ था, 103 तक आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भाग 3। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 की। तो दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसमें संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था। और इसमें 29 विषय शामिल किए गए थे। तो देखिए, हम देख लेते हैं। सबसे पहला 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया। इसके लिए क्या किया गया दोस्तों? पंचायत नाम से एक नया भाग 9 जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए? 29। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो दोस्तों, इसमें क्या किया गया? भाग 9 क्या जोड़ा गया? और नगर पालिकाओं को क्या नगर पालिका नाम दिया गया? और नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय जोड़े गए जो 12वीं अनुसूची में जोड़े गए। कौन सी अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। तो देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। इसके तहत भाग 9 के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया तथा इसे नगर पालिका कहा गया तथा एक नई अनुसूची 12वीं जोड़ी गई। उसके तहत 18 विषय रखे गए। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित था। उसमें भाग 9 जोड़ा गया। और कब हुआ था वो? 1992 में। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और कितने विषय शामिल किए गए दोस्तों? 29 विषय। जबकि 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में स्थानीय शहरी स्वशासन के लिए नगर पालिका शब्द जोड़ा गया। और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कितने विषय सम्मिलित किए गए? 18 विषय। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 77वां संविधान संशोधन। 77वां संविधान संशोधन 1995 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया? जो SC ST यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को नौकरी में जो पदोन्नति से संबंधित जो आरक्षण होता है वो यहाँ पर किया गया। तो देखिए, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति और जनजातियों को क्या किया गया दोस्तों? आरक्षण, जो पदोन्नति होती है उसमें क्या किया गया दोस्तों? प्रमोशन जो होता है ना, एक बार नौकरी लगने के बाद भी प्रमोशन होता रहता है, वो व्यवस्था यहाँ पर की गई 1995 में। ठीक है, 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995। इसके बाद हम बात करते हैं 80वां संविधान संशोधन 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 की बात करते हैं। तो देखिए, इसके तहत क्या किया गया दोस्तों? इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे को वैकल्पिक व्यवस्था की गई। भाई, जैसे जो टैक्स आता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स आता है उसमें से राज्यों को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। ये व्यवस्था 80 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 के तहत की गई। और इसमें 29% हिस्सा राज्यों के लिए रखा गया था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई, जिसमें ये कहा गया कि केंद्रीय करों और शुल्कों में से 29% राज्यों को बांट दिया जाना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, ये व्यवस्था कौन से 80 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 के तहत की गई थी। तो आपको मज़े आ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पॉलिटी में सब पढ़ा तो देंगे भाग आर्टिकल वगैरह, लेकिन अमेंडमेंट कोई नहीं पढ़ाएगा। अब मैं आज आपको अमेंडमेंट पूरे कंप्लीट करवा के फिर मौलिक अधिकारों से संबंधित तो वाद भी बहुत सारे हुए थे और सुमेलित करवा लिए जाते हैं, पटवार में भी करवा लिए गए थे, मेंस में वादों को सुमेलित करवा लिया जाता है। उसके बाद पॉलिटिकल के में आप पूरा पढ़ लोगे तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। तो पॉलिटी पर मैं एक साथ 1000 क्वेश्चन का पैकेज डालूंगा, वीडियो होगी करीब 10 से 12 घंटे की, लेकिन दोस्तों उसमें आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगा, आपने पढ़ा है वो मेमोराइज हो जाएगा, तो मज़े आने वाले हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, यही आपसे मैं तो कहूँगा, और वीडियो को शेयर करते रहिए। इसके बाद हम बात करते हैं 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000। 81 अभी 80 हुआ था 2000 में, वो तो भाई जो सेंट्रल के पास जो टैक्सेज होते हैं, शुल्क आता है, टैरिफ आता है, वो राज्यों को भी बांटना चाहिए। तो देखिए इस संशोधन के तहत राज्यों को अधिकृत किया गया कि वे किसी वर्ष खाली पड़ी हुई आरक्षित सीटों को अलग से रिक्त सीटें माने तथा उन्हें अगले किसी वर्ष में भरे जाने की व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया कि जो आरक्षित सीटें जो वैकेंट पड़ी हुई हैं उनको भरा जाना चाहिए। तो बैकलॉग का जो सिस्टम था उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो देखिए इस तरह इस संशोधन में बैकलॉग पदों में आरक्षण की 50% की सीमा को समाप्त कर दिया गया। यानी जो रिजर्वेशन के तहत 50% जो सीटें भरी नहीं जा रही हैं, उनमें क्या कर दिया गया दोस्तों, उनको फुलफिल करवाने के लिए बोल दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 81 अमेंडमेंट एक्ट 2000। इसके बाद हम बात करते हैं 82 अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो देखिए 80, 81 और 82 तीनों कब हुए थे? 2000 में, ठीक है। और बात करते हैं 73 और 74 कब हुए थे? 1992 में, ठीक है। 77 कब हुआ था? 1995 में, ठीक है। तो ये आपको मेनली देखिए क्या परिवर्तन हुआ वो भी पता होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा तो ये क्या सुमेलित करवा लिए जाते हैं डेट, ठीक है। तो देखिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए केंद्र एवं राज्यों की लोक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा में अर्हता के अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों में ढील देने की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया, देखिए इनको सबसे पहले हम बात करते हैं 77 अमेंडमेंट एक्ट के तहत तो प्रमोशन की बात कही गई थी SC ST को, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम होता है उसमें भी क्या छूट देने की बात कही गई थी। भाई जैसे SC की कट ऑफ कम जानी चाहिए, ST की कम जानी चाहिए अन्य से। तो ये 82 अमेंडमेंट एक्ट 2000 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण पर अगले 25 वर्षों यानी 2026 तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। दोस्तों इसमें क्या किया गया, जैसे 1971 में परिसीमन आयोग बैठा था और उसमें लोकसभा में 545 सीटें भरी जानी है, वैसे टोटल 552 रखी गई क्योंकि 7 POK के लिए वैकेंट है, और राज्यसभा में 250 सीटें हैं मैक्सिमम, जिसमें से 245 फुलफिल की जाती हैं, और विधानसभाओं में भी उसी के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। जैसे राजस्थान में 200 हैं, यूपी में 403 हैं, इस तरीके से है ना, अलग अलग हैं। तो इसमें क्या किया गया, 2001 में 84वां, भाई 1971 में इतना कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि भाई 2001 में हम परिसीमन आयोग का गठन करेंगे और फिर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में सीटें बढ़ाएंगे। लेकिन फिर 84वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में और कह दिया कि 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा, तो 2025 वर्षों के लिए इसको क्या प्रतिबंधित कर दिया गया, लोकसभा में सीटें बढ़ाने को लेकर और राज्य विधानसभाओं में सीटों को बढ़ाने को लेकर, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये बात आप थोड़ा सा रीडिंग और कर लीजिए।
तो 2026 तक के लिए क्या प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका उद्देश्य जनसंख्या को सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करना था, कि इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जनसंख्या को क्या किया जाए, कंट्रोल में किया जाए, सीमित किया जाए। दूसरे शब्दों में लोकसभा तथा विधान सभाओं में सीटों की संख्या को 2026 तक वही रखा गया है। आगे हम बात करते हैं तो यह व्यवस्था की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं 85 अमेंडमेंट एक्ट 2001। तो 84 और 85 कब हुए थे दोस्तों, 2001 में। तो देखिए इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सरकारी सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में पारिणामिक वरिष्ठता को जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से मानने की व्यवस्था की गई। दोस्तों वैसे तो क्या जो गवर्नमेंट जो सरकारी सेवक होते हैं उनको 77 अमेंडमेंट एक्ट में प्रोन्नति के लिए तो बोल दिया गया था, लेकिन यहाँ पर सीनियरिटी शब्द और जोड़ दिया गया था। यहाँ पर कौन सा शब्द जोड़ दिया गया था, सीनियरिटी, यानी सीक्वेंशियल सीनियरिटी, पारिणामिक वरिष्ठता, यानी जो भाई सीनियर होगा उसको पहले प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये 85 अमेंडमेंट एक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसमें क्या किया गया था भाई, शिक्षा का मूल अधिकार आर्टिकल 21 के में जोड़ा गया, 21 ए में जोड़ दिया गया, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो ये कई बार मैं बता चुका हूँ। और मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था इसी समय आर्टिकल 51 के टे में, ठीक है, या एक के भी बोल सकते हैं इंग्लिश में बोले तो ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। इसके बाद 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003, 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो देखिए राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण का आधार 2001 की जनगणना को बनाया गया। इससे पहले 84वें संशोधन के तहत वर्ष 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया। दोस्तों जब 84वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 2001 में, तो उस समय क्या किया गया कि भाई जो निर्वाचन के लिए जो जनसंख्या है वो 1991 की रखी गई, लेकिन 87वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसमें 1991 की बजाय जनगणना कौन सी ली गई निर्वाचन के लिए, 2001 की। बस इतना सा यहाँ पर चेंज हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो देखिए 89वां संविधान संशोधन 2003। दोस्तों इसमें क्या किया गया, इसमें दोस्तों इससे पहले क्या था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग था। आपको पता है 1978 में बन गया था अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, ठीक है, वो एक ही था, लेकिन 2003 में क्या कर दिया गया, इनको अलग अलग कर दिया गया। अनुसूचित जाति आयोग को तो आर्टिकल 338 में रखा गया, 38 के तहत अलग निकाय बना दिया गया, और आर्टिकल 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया। यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से 2 आयोग बना दिए गए और उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। कौन कौन से बनाए, अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 के तहत और अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 ए के तहत। तो इतना सा याद रखना है। तो देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एक तो बना दिया एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338 आएगा दोस्तों, यहाँ पर बाई मिस्टेक 88 हो गया, आर्टिकल 338 के तहत, ठीक है। और एक
एसटी बना दिया गया, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये आर्टिकल 338A था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, 38 है ये, 88 को 38 कर लीजिए। तो 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग था उससे 2 बना दिया। एक तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 के तहत, और एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338A के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003। दोस्तों इसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछ लिया गया था, सीजीएल में पूछा गया था, तो आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन आने वाले एग्जाम्स में आपसे अन्य से भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सारे बराबर इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से तैयार करना, तभी आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे वहाँ पर। ऐसे आप ट्रिकी काम नहीं चलेगा, आप पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ने के बाद उसको अपने माइंड में संजोएं, आप सेटल कीजिए माइंड में, बार बार पढ़िए, तो फिर आप कह देना कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा ये सवाल नहीं हो पाया, ये बात तब जाके आप कह सकते हो। तो ऐसा नहीं होगा यदि आप पूरा मेहनत करते हो तो देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें जो मंत्री परिषद होती है उसमें सीटों की संख्या 15% कर दी गई, चाहे तो लोकसभा हो चाहे राज्यों में विधानसभा हो। जैसे लोकसभा में फिलहाल कितनी है, 545 सीटें भरी जाती हैं। 545 सीटें क्या होती हैं भाई, 543 पर तो चुनाव होता है और 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं लोकसभा में। वैसे सीटें 552 है लोकसभा में, लेकिन 7 POK के लिए हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। ठीक है, अब इसका 15% आप क्या कर सकते हो, मंत्री रख सकते हो, यानी मंत्री परिषद का दायरा इसका कितना रहेगा, 15%, लगभग ये 82 बैठता है दोस्तों। भाई 15-75 तो 500 में से हो गए और 50 में से 7.5 होते हैं, तो 82.5 बैठता है, तो 82 है। ठीक है, आधा कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है, तो 82 मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री सहित। और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित कितने हो सकते हैं, 15% ही हो सकते हैं। जैसे राजस्थान में 200 हैं विधानसभा में सीटें, तो 200 का 30%, वो 15% 30 हो गए, तो राजस्थान की विधानसभा में कितने मंत्री हो सकते हैं, 30 मुख्यमंत्री से। तो ये किया गया था इसमें। तो थोड़ा सा रीडिंग तो हम कर लेते हैं इसकी, बाकी आपको मैंने समझा दिया। तो देखिए मंत्री परिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल बदल कानूनों को और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या, दल बदलुओं को रोकने के लिए क्या किया जाता था, काफ़ी सारे मिनिस्टर बना दिए जाते थे, अन्यथा वो दल दूसरे दल में चले जाते थे, तो इस वजह से ये किया गया था। अब 15% ही है, जिससे अब जो जिन्हें पद देना है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो अभी कितने मंत्री बन सकते हैं, 82, क्योंकि 545 सीटें भरी जाती हैं, तो 545 का कितना बैठता है, 15%, लगभग 82, तो 82 मंत्री बन सकते हैं प्रधानमंत्री सहित लोकसभा में। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल या सदस्य या यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य या निरर्हक होगा। यदि किसी को क्या कर दिया गया है दोस्तों, अयोग्य ठहरा दिया गया है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है सदन से, तो वो मंत्री बनने के लिए भी क्या होगा, अयोग्य होगा, वो मंत्री भी नहीं बन सकता यदि वो डिस्क्वालीफाइड हो गया है। तो कोई भी सदस्य। आगे बात करते हैं, तो देखिए किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 15% होनी चाहिए, लेकिन 12 से कम होनी नहीं चाहिए। 12 से कम, जैसे मिजोरम में टोटल कितनी है दोस्तों, टोटल विधानसभा सीटें 40 हैं। ठीक है, तो 40 का 15% तो कितना बैठता है दोस्तों, 12 से बहुत कम बैठता है। तो यानी यहाँ पर तो 15% आप निकालोगे
तो कितना आएगा, 15 चौके 60, तो 6 ही सदस्य आएंगे, यानी 6 मंत्री बनने चाहिए। तो 6 मंत्री की बजाय क्या निर्धारित कर दिया गया है कि भाई किसी जहाँ पर क्या है 12 से भी कम बैठ रहे हैं, भाई 15% लेने पर 12 मंत्रियों से कम बैठ रहे हैं, तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होगा, वहाँ पर कम से कम 12 तो होना चाहिए। तो मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर यदि 15% लें तो 6 ही मंत्री होते हैं जिनसे कार्यभार नहीं संभाला जा सकता है, तो वहाँ पर क्या कर दिया गया है, 12 कर दिया गया है। ठीक है, ये बात भी आपको गांठ बांध लेनी है। तो ये आपको इस संविधान संशोधन से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो देखिए इसमें क्या कर दिया गया, ये लागू हुआ था 2004 में। ठीक है, तो इसके तहत 4 भाषाएं और जोड़ दी गई थी 8वीं अनुसूची में। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। देखिए सबसे पहले तो संविधान जब लागू हुआ था तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी थी, 14। फिर एक 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो 15 हो गई, सिंधी जोड़ दी गई थी 1967 में। फिर उसके बाद कितनी जोड़ दी गई थी, 1992 में दोस्तों। 1992 में 3 जोड़ दी गई थी, नेपाली जोड़ दी गई थी और एक नेपाली जोड़ दी गई थी और 2 और जोड़ी गई थी, आप देख लेना वो। और फिर उसके बाद कितनी हो गई थी, 18 हो गई। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003, जिसके तहत 2004 में ये लागू हुआ। तो कितनी भाषाएं और जोड़ दी गई 2004 में दोस्तों, 4। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत जोड़ दी गई, जिससे 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं। बस इतना यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो देखिए इसमें राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC या ST के लिए सरकारी एवं निजी सभी तरह के शैक्षणिक संस्थानों में क्या कर दिया गया दोस्तों, विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। और आर्टिकल 15(5) के तहत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा और उनको प्रावधान दे दिए गए थे SC ST को। तो ये कब का है, 2005 का। नेक्स्ट बात करते हैं 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो देखिए इसमें क्या किया गया, उड़िया शब्द को उड़िया शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा को अब ओडिया कहा जाएगा। ठीक है, तो ओडिया कहना स्टार्ट कर दिया था। पहले तो क्या उड़िया शब्द था, उसको उड़िया कर दिया गया और अब ओडिया कर दिया गया है बाद में। ठीक है, तो ये 96वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011। तो देखिए सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। संविधान में 3 बदलाव किए गए। तो दोस्तों आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन तहत दिया गया, तो 97 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और ये हुआ कब, 2011 में। और इसमें 3 बदलाव हुए थे। तो देखिए एक एक देखिए, सहकारी समिति बनाने के लिए अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाया गया, आर्टिकल 19। दूसरी बात करते हैं तो देखिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। ठीक है, संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग 9B जोड़ा गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 9B जोड़ा गया है सहकारी समितियों के लिए 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत। ठीक है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014। दोस्तों इसमें हुआ क्या था कि इसमें गवर्नमेंट NJAC एक्ट लाई थी।
NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, 2014 में। क्योंकि अभी जो जजों की नियुक्ति होती है वो किसके, कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है, और कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, 1993 में। तो इसमें क्या पूरा का पूरा रोल किनका रहता है, जजों का रहता है, सरकार का ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि सरकार नियुक्ति को रोक सकती है, लेकिन दोबारा यदि उनके पास भेज दिया जाएगा तो उनको परमिशन देनी पड़ती है सरकार को। तो सरकार का बिल्कुल भी रोल नहीं है, इसलिए NJAC बनाया गया था 99वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन इसको 2015 में ही क्या सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया गया था, ठीक है, क्योंकि उनका अधिकार छिन रहा था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया था, NJAC जो नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट कमीशन था उसको क्या कर दिया गया दोस्तों, असंवैधानिक करार दे दिया गया था 2015 में। और ये बना कब था, 99वें संविधान संशोधन के तहत 2014 में, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, NJAC की। क्योंकि इसमें क्या किया गया था, इसमें बराबर वेटेज रखा गया था, इसमें भाई जजों को भी शामिल किया गया था और गवर्नमेंट से भी मंत्रियों को भी शामिल किया गया था। 6 सदस्यों का ये कमीशन बनाया गया था, लेकिन अभी 5 सदस्यों की जो कॉलेजियम प्रणाली होती है उसी के तहत जजों की नियुक्ति होती है, क्योंकि इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया है। कॉलेजियम प्रणाली से ही जजों की नियुक्ति होती है, तो इससे क्या होता है, जजों का बेटा जज बनेगा, जजों की सिफारिश ही चलेगी। तो ये क्या दोनों जगह चल रहा है, कहीं भी चले जाओ गवर्नमेंट अपना चलाती है, जहाँ पर उसका क्षेत्र होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये अपना चलाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन 2014। 100वां संविधान संशोधन 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 का भूमि सीमा समझौता, इसके प्रोटोकॉल वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया। तो दोस्तों 100 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2014 में, उसमें 1974 के तहत जो भूमि का विवाद था उसको क्या हस्तांतरित किया गया था, भारत का कुछ भूभाग बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश का भारत ने लिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब का है, 2014 का ही है। इस उद्देश्य के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया, ठीक है, क्योंकि इन्हीं राज्यों का क्षेत्र था वो। इसके बाद हम बात करते हैं 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017। तो 101वां संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था, GST को लागू करने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए। तो GST को लागू, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू करने के लिए, GST के बारे में मैं विस्तार से पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो देखिए इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। दोस्तों इसमें क्या OBC को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, अदर बैकवर्ड कास्ट जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो इससे क्या बना दिया था, NCBC बना दिया गया है और संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, NCBC। दोस्तों OBC को आरक्षण कौन से, नरेंद्र जो मंडल था उसकी सिफारिश पर दिया गया था, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था 1977-78 में, इसके तहत ये दिया गया था, आपको ध्यान रखना है।
तो एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और आयोग का नाम क्या रख दिया गया था, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, ये कर दिया गया था बस इसमें। और इसमें देखिए संविधान में अनुच्छेद 338 तथा 338A के साथ 338B को भी शामिल कर लिया गया। 338 तो किससे संबंधित था दोस्तों, अनुसूचित जाति आयोग को, जो 2003 में हुआ था, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 338A अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, जबकि 338 88 वहां पर हो रहा था, तो 38 अब आ गया है दोस्तों, तो 38 ही इसको माने आप, क्योंकि ये बाय मिस्टेक हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर 338B क्या कर दिया, जोड़ दिया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। ठीक है, और अब हम बात करते हैं लास्ट संविधान संशोधन जो 2003 है, वो 2019 है, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। दोस्तों ये मैं बता भी चुका हूँ, अभी चर्चा में भी रहा था कि ये किसको लेकर था, ये EWS को, EWS, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो दोस्तों आर्थिक रूप से आरक्षण कब दिया गया है, 2019 में 10% दिया गया है EWS को। ठीक है, और इसमें ये बात भी कही गई है सरकार के द्वारा कि हमने 50% का उल्लंघन किया ही नहीं है, क्योंकि 50% का तो नियम क्या था, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 50% आरक्षण दिया जा सकता है, जबकि हमने तो अब ये आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए दिया है। तो ये बात भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने कही थी। तो ये 103वां संविधान संशोधन था, जो आपको ज़बरदस्त तरीके से याद रखना है, क्योंकि लेटेस्ट यही है, तो ये तो सबसे ज़्यादा याद होना चाहिए। 101वां तो किसको लेकर था, GST को लागू करने को लेकर। 102वां 2018 में हुआ, वो किसको लेकर, OBC को, जो OBC आयोग था, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और आर्टिकल 338B जोड़ा गया। और 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये किसको लेकर है, EWS, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लेकर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए दोस्तों, ये आज का हमारा पॉलिटी की क्लास थी, पॉलिटी की 11वीं क्लास 10वीं क्लास है आज, जो ज़बरदस्त तरीके से आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाई जा रही है। नेक्स्ट क्लास में हम सारे वाद करवाएंगे, तो आप उस क्लास को भी देखना न भूलें। और रेगुलर करंट अफेयर्स होगी, कल हमारी करंट अफेयर्स होगी, और कल हमारी राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है उसमें हम प्रमुख त्यौहार एवं मेले पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहिए दोस्तों, आपको मज़े आने वाले हैं। बेहतरीन आपको मैटर मिल रहा है, गट्स आपके अंदर डेवलप होंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन राइट कर पाओगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।